हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक करने जा रहे हैं डायनामिक्स चैप्टर नंबर 10 कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए बच्चों, कैपलर्स ने 3 लॉ दिए थे। उसका फर्स्ट लॉ है ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स हैविंग द सन एज इट्स फोकस, कि हर एक प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ को शो करता है। हमें पता है इलिप्स के 2 फोकस होते हैं जिन्हें हम फोकाई बोलते हैं। ठीक है, सन किसी भी फोकस पर हो सकता है। ठीक है, मान लिया जाए ये अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है और सन इस फोकस पे है। इट कैन बी इन दिस फोकस ऑल्सो। द रेडियस वेक्टर, सेकेंड है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखिएगा। यहाँ पे मान लिया मैंने सन है और ये अर्थ इसके अराउंड घूम रही है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये ले लिया टी टाइम में, ये इतना एरिया क्या करता है, स्वेप्ट करता है। अब मैंने सेम ले लिया कि जैसे ये यहाँ और यहाँ, कि ये टाइम सेम है तो ये एरिया, अगर टाइम सेम है तो एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है। अब ये एरिया इक्वल दिख तो नहीं रहा, कैसे? जैसे जब सन के पास होंगे तो हमारी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना सन के दूर ये प्लैनेट जाएगा, जितना सन के दूर ये जाएगा तो वहाँ पे स्पीड हमारी कम होती जाएगी, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन, देखो सन यहाँ है, ठीक है, टू अ प्लैनेट टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अगर यहाँ से यहाँ का टाइम इक्वल है, इक्वल टाइम ही मैंने यहाँ दिया गया है, तो ये एरिया हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, और इक्वल स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्पीड अगर सन के बिल्कुल पास होगा ऑर्बिट हमारा, तो स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे ही दूर जाता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती जाएगी, इसलिए हमारी स्पीड वहाँ पे कम होती जाएगी और जो एरिया है हमारा वो इक्वल होगा। बस इतना याद रखना है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया हमारा वहाँ पे स्वेप्ट आउट होगा। चलिए, थर्ड क्या है? द स्केयर्स ऑफ द पीरियोडिक टाइम्स ऑफ द वेरियस प्लैनेट आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट। ये भी कैपलर थर्ड लॉ है। क्या? स्केयर्स ऑफ द पीरियोडिक टाइम्स ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स। देखिए बच्चों, क्या कह रखा है कि जो टाइम है, टाइम को मैंने टी मान लिया, कि इसका स्केयर किसके होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। आर मैंने मेजर एक्सिस मान ली है, हालांकि मैं मेजर एक्सिस को ए मानती हूँ, माइनर को बी मानती हूँ। ठीक है, ये इलिप्स है, ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस होती है। अब आर मान लो, ए मान लो, सेम बात है। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जनरली मैं 2a मानती हूँ और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को मैं मानती हूँ 2b। तो मैं क्या लिख पाऊंगी कि जो टाइम है उसका स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेजर एक्सिस की लेंथ के क्यूब के। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि हर एक प्लैनेट डिस्क्राइब करता है इलिप्टिकल मोशन एज सन एज इट्स फोकस, कि जो सन है वो उसके फोकस पे हो जाए। सेकंड क्या है? इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट होता है। थर्ड क्या है कि जो टाइम है, जो टाइम पीरियोडिक टाइम है प्लैनेट्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब्स ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट, मेजर एक्सिस की लेंथ उसका क्यूब के। ठीक है बच्चों, ये 3 था। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो सबने पढ़ा है। वो क्या होता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अब m1 m2 क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 एंड m2 के, m1 डॉट m2 के, एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थोड़ा थोड़ा बता रही क्योंकि सारे पढ़ चुके हैं। तो f को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बाय r के। ठीक है, तो ये साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? जी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम सब ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, ये सारा पढ़ रखा है। तो जो जी की वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है? 6.66 इंटू 10⁻⁻8, जब मास ग्राम्स में दिए हों, लेंथ सेंटीमीटर में दिए हों। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.66 10⁻11
कब? जब हमारा जो मासेस है वो किलोग्राम में दे रखे हों, लेंथ मीटर्स में दे रखी हो। ठीक है, ये जो डिडक्शन है बच्चों मैं बता चुकी हूँ, तुम्हें पढ़ लेना। ठीक है, सेम है। थर्ड थोड़ा सा बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ, अभी मैंने बताया क्या कि टाइम का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2a क्या है? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, उसके क्यूब के। ठीक है, और सेंट्रल ऑर्बिट 9 चैप्टर में पूरा किया था कि टी किसके इक्वल होता है, पीरियोडिक टाइम किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ द इलिप्स। ठीक है, अपॉन में रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? पाई इंटू मेजर एक्सिस की लेंथ इंटू माइनर एक्सिस। ठीक है, अपॉन में रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया हाफ एच। ये बच्चों आर्टिकल भी है, बता देती हूँ कहाँ है, आप लोग देख लीजिएगा जिसने नहीं पढ़ा है। 9 चैप्टर में है बच्चों, 9 चैप्टर में है, ये रहा पेज नंबर 9.5 पर, कि जो एरिया रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरल एरिया है वो किसके इक्वल है? h/2 के। ठीक है, और जो h है वो किसके इक्वल होता है? r² d θ/dt के। ठीक है बच्चों, ये आप देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पीछे 9 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, देखिएगा। हाफ एच, हाँ जी, पाई ए बी अपॉन में हाफ एच। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई ए बी अपॉन में एच। तो देखिए बच्चों, 2 पाई ए बी एज इट इज, एच किसके इक्वल होता है? अंडर रूट म्यू एल के। सारा 9 चैप्टर में कर चुके हैं, कोई भूल गया हो तो रिपीट जाके देख सकता है। 2 पाई ए बी म्यू, एल सेमिनेटस रेक्टम है और वो इलिप्स का क्या होता है बच्चों? b²/a। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो स्केयरिंग कर दूं मैं, t² इज इक्वल टू 4π² a³ दिस। ठीक है, तो π² कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ बाहर निकाला और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? 2a³, क्योंकि मुझे डिस्क्राइब ये करना था। केपलर्स थर्ड लॉ बोलता ही ये है कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a³, तो 2a³ मुझे रखना था। ठीक है, तो ये क्या मान लूँगी? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, तो मैं t² को लिख पाऊँगी प्रोपोर्शनल टू 2a³। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 था, मुझे 2³ में 8 चाहिए, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो यहाँ पे 2 म्यू हो गया, ये 2a³ हो गया। दिस शोज दैट एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन म्यू इज सेम फॉर ऑल द प्लैनेट्स, की म्यू तो हमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, तो ये सबके लिए सेम होगा बच्चों। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश द इक्विवेलेंस ऑफ केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, केपलर्स लॉ मैंने अभी आपको बताया, 3 लॉ होते हैं, तीनों को डिस्क्राइब किया। फर्स्ट, वी डिड्यूस द 3 केपलर्स लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बताया मैंने कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r², एंड केपलर्स 3 लॉ भी बताए हैं कि न्यूटन से हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं केपलर्स लॉ को, वो हम इस आर्टिकल में करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, टेक द सन एज फिक्स्ड पार्टिकल इन स्पेस। ठीक है, एंड जैसे हम फोकस में लेते हैं सन को, केपलर्स फर्स्ट लॉ जैसा बोलता है, लेकिन हमें वो निकालना है तो हम मान लेंगे कि कोई फिक्स्ड पार्टिकल ले लिया सन, एंड इट्स सेंटर एज द ओरिजिन, और सेंटर क्या मान लिया कि ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है। लेट p/r, r और थीटा में कोऑर्डिनेट है, p कोई भी पोजीशन है प्लैनेट की किसी टाइम t के ऊपर। देन by Newton's law of gravitation the force F per unit mass of the planet is given by, F को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और वो म्यू मैंने मान लिया प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। ठीक है, 9 चैप्टर में पढ़ा था। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस, पढ़ी थी बच्चों। तो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, एफ की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? μr², और r² 1/r को क्या पुट कर दिया? u, तो ये आ गया बच्चों u में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ u² से u² कैंसिल, सिर्फ μ/h² बचेगा, वो ले गए हम लेफ्ट साइड में। ओके, देखिएगा बच्चों, हमने छोटा सा चेंज किया है, जैसे d2 dθ2, यहाँ पे मैंने मेरा u था, बस मैंने क्या चेंज कर दिया? u की जगह मैंने चेंज कर दिया d2 dθ2 u माइनस μ/h², ये चेंज किया है। क्या इससे कोई चेंज आएगा? मैं ये देखती हूँ। देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा? d2 u dθ2 माइनस d2 dθ2 μ/h²। देखो बच्चों, ये दोनों ही कांस्टेंट है,
डेरिवेटिव 2 बार करूँगी या 1 बार करूँगी, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो मेरा यही टर्म बचेगी, यानी कि तो मैं इस टर्म को, ये टर्म आराम से लिख पाऊँगी। ठीक है, तो मैंने यही लिखा, देखो ध्यान से ये लिख लिया मैंने उसकी जगह। ठीक है, और जो था इसको मैंने ब्रैकेट में किस लिए बनाया ये, ताकि मैं जो ये टर्म है पूरी की पूरी ऐसी मुझे यहाँ मिल जाए और उसको मैं कोई नाम दे दूँ। मैंने क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। ओके बच्चों, तो क्या लिख पाऊंगी, d2 d थीटा टू x, ये रहा, प्लस x इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास आ गया बच्चों क्या, मेरे पास आ गया ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, ODE आ गई, प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या मानती हूँ, d बाई डी टी को मैंने d मान लिया। इसको मैं क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, d स्क्वायर प्लस 1 x इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, इसकी ऑक्सिलरी क्या हो जाएगी, d2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d2 को मैं लिख पाऊंगी -1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन इसके क्या होते हैं बच्चों, मैं बता देती हूँ क्या होते हैं, कैसे लिखते थे, c1 कोस थीटा प्लस c2 साइन थीटा, ऐसे लिखते थे। हाँ, जस्ट थोड़ा सा चेंज है, देखो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कोस थीटा और साइन थीटा को तो सेम लिख दिया, कांस्टेंट को तो मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, तो c1 को मैंने नाम दे दिया क्या, कोस c2, कोई भी नाम दे सकती हूँ, कांस्टेंट है। ठीक है, और c2 को मैंने नाम दे दिया साइन c2, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं x को क्या लिख सकती हूँ, कोस c2 कोस थीटा प्लस साइन c2 साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, क्या फॉर्मूला बन गया, कोस a माइनस b। ठीक है, एक कांस्टेंट का नाम दे दिया, ऐसे लिख सकती हूँ, कांस्टेंट नाम भी लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आया बच्चों समझ में, चलिए उसके बाद क्या किया हमने, ये सॉल्यूशन मेरा आ गया है, पुटिंग x इज इक्वल टू यू बाय म्यू बाय एच स्क्वायर, अगेन x की वैल्यू तो यही थी, है ना बच्चों, यही थी, तो मैंने यहाँ पुट कर दी, म्यू माइनस म्यू यू माइनस म्यू बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब यू किसके इक्वल है, 1/r के, ऐसे लिख लिया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय म्यू बाय एच स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो उल्टा लिख दूंगी यहाँ पे मैंने। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 को उधर ले जाऊंगी तो प्लस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस का है, उधर गई तो प्लस का। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब ये किस फॉर्म की है, देखो बच्चों, ये इलिप्स की इक्वेशन है, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, which is a polar equation of a conic of the form this with the sun at one focus. The semi-latus rectum is this. ये semi-latus rectum है क्योंकि ये L आया है मेरा, है ना, L/R कंपेयर करेंगे तो ये L, ये 1 एज इट इज, कोस थीटा एज इट इज, ये x। ठीक है, ये E आ गया, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, मैंने कंपेयर कर दी है जो इक्वेशन हमारी आई है जनरल इक्वेशन से, जिससे मुझे लेटेस्ट रेक्टम मिल गया है और एसेंट्रिसिटी मिल गई है। सिंस इलिप्स इज द ओनली क्लोज्ड कॉनिक, हमें पता ही है क्लोज्ड कॉनिक होता है, देयरफॉर द प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स विद सन एट वन फोकस, दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट था वो क्या था मेरा, सन। Since the rate of change of sectorial area traced out by radius vector joining the particle to a fixed point is constant and is equal to h/2। 9 चैप्टर में भी दिखाया था मैंने आपको इसी वीडियो में कि 9 चैप्टर से आया है, वहाँ पे डिस्क्राइब डिड्यूस भी कर रखा है। ये क्या है, सेकेंड लॉ। ठीक है, थर्ड, फर्दर ए एंड बी, ए मैंने बोला था सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या बोला था, सेमी माइनर एक्सिस, टी टाइम है, तो टी का फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन में रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी, ये क्या होता है h/2, ऊपर ले जाओ 2 पाई ए बी बाय एच। ठीक है, सेम है बच्चों जो लास्ट आर्टिकल में किया था, ये सारा सेम, ये सारा मैं लास्ट इस आर्टिकल में भी कर चुकी हूँ, ये सारा सेम है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नया यहाँ पे, फ्रॉम केपलर सेकेंड लॉ द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज h/2 इज कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, h की वैल्यू मैंने जब भी 9 चैप्टर में लेके गई थी इसी वीडियो में, तब मैंने आपको बताया था कि h की वैल्यू है r² d थीटा बाई dt। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने क्या किया, 1/2 तो एज इट इज, r² ये रहा, थीटा डॉट लिख लिया मैंने इसको कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा मैंने d/dt, r² तो एज इट इज कांस्टेंट ट्रीट होएगा, 2 को उधर ले जाओ कांस्टेंट। ठीक है, थीटा डॉट,
ओके, इसको मैं ये लिख पाऊंगी। Thus, the transverse component of the acceleration of the particle vanishes and the planet has only radial acceleration directed towards the sun. ये सारा हम इससे डिड्यूस कर पाएंगे। From Kepler's first law, the path of the planet is elliptic about the sun, क्योंकि sun को मैंने as focus माना है। The equation of the ellipse having pole at the sun as focus is L by R. This ये इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है, तो एसेंट्रिसिटी वहाँ पे हमेशा 1 से छोटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, L एज इट इज़, 1/r को मैंने u लिख दिया तो UL हो गया, ये एज इट इज़। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L को वहाँ ले जाओ, 1/L 1 + e cos थीटा। ठीक है, क्या मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकती हूँ, ऑफकोर्स कर सकती हूँ। थीटा के हिसाब से du/d थीटा, 1/L कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, e एज इट इज़ cos थीटा का माइनस साइन थीटा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। टाइम अगेन सेम टाइम क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन मेरिट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। ओके, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ यही था। ए क्यूब को यहाँ ले आऊँ, क्या बचेगा, 2 क्यूब, दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, टी स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, ए क्यूब एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 4π² h² यहाँ पे अंदर ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, b²/a बच गया। b²/a तो क्या है, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, इसको मैंने l रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l अपॉन में h² यहीं रखा, 4π² को वहाँ कॉन्स्टेंट के पास ले गई। ठीक है, तो उसको वापस कर दो, उल्टा कर दो, h²/l रिवर्स कर दिया तो ये l/h² था, तो h²/l हो गया। कांस्टेंट का रिवर्स करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, उसको मैंने म्यू नाम दे दिया है। तो बच्चों f को मैं क्या लिख पाऊंगी, 1/r² h²/l। ठीक है, h²/l क्या था मेरा, म्यू, तो 1/r² म्यू। ठीक है, दोनों तरफ मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो thus the force of attraction between the sun and the planet of the mass m varies inversely as the square of the distance between them. This shows that Newton's law of gravitation follows from Kepler's law of planetary motion। कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मैं निकाल सकती हूँ किससे, केपलर्स लॉ से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ। देखिएगा नेक्स्ट, मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ to show that the path of a particle which is moving so that its acceleration is always directed to a fixed point and is equal to mu by distance square। इसको मैंने मान लिया r², mu by r²। ठीक है, is a conic section and to distinguish between the 3 cases that arise, जो भी 3 केसेस आएंगे वो देखेंगे आगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पीडल फॉर्म में, पीडल फॉर्म में होती है बच्चों ये h²/p³ dp/dr। दिस ये सारा मैं 9 चैप्टर में करवा चुकी हूँ। किसी बच्चे को नहीं आ रहा समझ में तो वो बैक वीडियोस में जा सकता है। h² एज इट इज़, 1/p³ का डेरिवेटिव क्या आएगा ये, ठीक है, एक पावर ऐड उसी से दिस, dp r को ले गई उस साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, बट इन द सेंट्रल ऑर्बिट v की वैल्यू h/p होती है, ये भी 9.6 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, v² इज इक्वल टू h²/p²। v², अब देखो ये फ्रॉम 1 मेरी ये है h²/p², दिस h²/p² की वैल्यू मैंने क्या रख दी, v² 2 μ/r + c1। ठीक है बच्चों, अब इलिप्टिकल 3 केसेस हैं, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। इलिप्टिकल केस में क्या होगा, इलिप्टिकल केस में होगा इफ a and b are length of semi major and semi minor respectively then refer to focus as pole the pedal। pedal form of ellipse ये होती है बच्चों b²/p², जहाँ पे b क्या है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, a क्या है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2a/r - 1। ठीक है, कंपेयरिंग 1 and 3। देखो 1 क्या है मेरी, 1 है मेरी h²/p² इज इक्वल टू 2 μ/r + c1। ठीक है, और 3 क्या है मेरी b²/p² इज इक्वल टू 2a/r। देखो बच्चों, वैसे सिंपल अगर मुझे कोई भी इक्वेशन कंपेयर करनी हो तो मैं कोफिशिएंट, जैसे प्लेन की इक्वेशन होगी, कोफिशिएंट्स को लेके उनको डिवाइड कर देती हूँ, कंपैरिजन हो जाता है। तो यहाँ पे 1/p², 1/p² कोफिशिएंट क्या है h²/p², फिर यहाँ पे 2/r का μ/r एंड μ/r c1 बाय कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट कंपेयर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों से मैं h² की वैल्यू निकाल पाऊंगी, क्या आएगा, μ b²
म्यू बी स्क्वायर बाय आर नहीं ए कंपेयर किया ना मैंने, तो 2r का कोफिशिएंट म्यू, यहाँ पे ए, तो ये आ जाएगा ए, ठीक है। एंड C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों से उधर ले जाओ, माइनस म्यू बाई ए, तो मेरी C1 की वैल्यू भी आ गई, एच स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। देखिए बच्चों सेम है इधर, ठीक है। हाँ जी देखिएगा, हाँ देखिएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, C1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ऊपर वी स्क्वायर में पुट कर दिया, वी स्क्वायर में पुट कर दिया, क्या है वी स्क्वायर 2 म्यू बाई आर, C1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। ये पहला केस है बच्चों। सेकेंड केस क्या है, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक में इफ 4a इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम देन रेफर टू फोकस एज पोल, द पीडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। अगर मैं इनको रिवर्स कर दूँ तो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए आर, कंपेयरिंग 1 एंड 4। वैसे ही जैसे मैंने लास्ट इलिप्टिकल में कंपेयर किया था वैसे इसमें कंपेयर करना है। 1 बाई पी कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ से C1 की वैल्यू। देन अगेन इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट कर दिया, जो जनरल इक्वेशन मैंने ऊपर से निकाली है ये वाली, ठीक है, इसमें पुट कर दिया मैंने। चलो अब तीसरा कौन सा केस है, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक पाथ जो है वो क्या है बच्चों, इफ ए एंड बी सेम लेना है, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एक्सिस, देन रेफर टू फोकस एज पोल, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय दिस। ये है हाइपरबोला की इक्वेशन। इसको भी सेम कंपैरिजन करना है 1 के साथ, कोफिशिएंट को कंपेयर करके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू बी स्क्वायर बाई ए, C1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू बाई ए। देन उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। सभी पहले ही जनरल इक्वेशन लिखो, देन कंपेयर करो 1 के साथ, 1 के साथ कंपेयर करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तीनों केसेस में सेम करना है। द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक सेक्शन हुज फोकस इज एट द सेंटर ऑफ फोर्स। चलो बच्चों जो केसेस हमने पढ़े वो देखो। इन केस ऑफ इलिप्टिकल पाथ एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू म्यू, ये तो एल है, एल क्या है, लेंथ सेमीलेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ सेमीलेटस रेक्टम। वैसे ही पैराबोलिक में, ठीक है, वैसे ही हाइपरबोलिक में, ठीक है। बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग ये आर्टिकल करेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।